Guys, this is Kamlesh Verma and I welcome you all in Aurora IAS. And this is lecture number 5 of our banking series. ओके, तो पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया वो देख लेते हैं। वैसे आज आप मुझे बताएंगे कि हमने पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। ठीक है, कमेंट सेक्शन में थोड़े बहुत उसके बारे में समरी टाइप की लिखने की कोशिश कीजिएगा। हमने NBFC के बारे में डिस्कस किया था एंड प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में डिस्कस किया था। थोड़ा बहुत समरी लिखने की कोशिश कीजिएगा, आपको भी थोड़ा बहुत मज़ा आएगा। अप्रॉक्सीमेटली जस्ट 4 to 5 लाइन्स की। ठीक है, तो चलिए आज हम चालू करने वाले हैं एनपीए से। मैंने आपको बताया था टुडे वी विल बिगिन विद एनपीए, दैट इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करिए ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं। देखो, सिंपल सी बात है कि जो बैंक्स का मैंने आपको बताया था बिजनेस कैसे चलता है, वो लोग क्या करते हैं, आपसे यहाँ डिपॉजिट्स लेते हैं, कस्टमर के यहाँ पर डिपॉजिट्स आते हैं, इस पर इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं 4%। अब यहाँ पर कोई कंज्यूमर है जिसको लोन चाहिए, मतलब इसको यहाँ लोन देंगे, ठीक है, और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लेंगे 8%। जो 4% का बीच में खेल हुआ है वो बैंक्स का प्रॉफिट है। ठीक है, वो बैंक्स का प्रॉफिट है, इसमें उनका पूरा ऑपरेशनल कॉस्ट आएगा, सैलरी आएगी, प्रॉफिट्स आएंगे, एवरीथिंग विल कम अंडर इट। ठीक है, इस तरीके से बैंक काम करते हैं। लेकिन आप सब जानते हैं कि ये जो लोन्स हैं बहुत बार वापस नहीं आते हैं, जो लोन्स है बहुत बार वापस नहीं आते हैं। अगर मान लीजिए ये लोन जैसे फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2021 को दिया गया और अगर ये 1 अप्रैल 2021 तक बैंक्स के पास वापस नहीं आता है, सो देन इट विल बी कॉल्ड एज एनपीए। इट विल बी कॉल्ड एज एनपीए, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आप इसकी इंग्लिश में समझ सकते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। देखो ये एसेट किसका था, बैंक का। ठीक है, लोन जो होता है बैंक के लिए एसेट होता है। मैंने आपको एसेट और लाइबिलिटी के कॉन्सेप्ट में बताया था कि जो एसेट क्या होता है बैंक के लिए, वो होते हैं उनके लोन, और लाइबिलिटी क्या होती है, डिपॉजिट्स। ठीक है, लेकिन कस्टमर के लिए डिपॉजिट उनके एसेट्स होते हैं और जो लोन होते हैं उनकी लाइबिलिटी होती है। समझ रहे हो ना, जो आपको रिटर्न करना है वो आपकी लाइबिलिटी है, लेकिन जिस पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वहाँ से कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो देन दैट विल बी कॉल्ड एज योर एसेट। ठीक है, यहाँ पर लोन जो दिया जा रहा है बैंक के द्वारा, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें रिटर्न्स वापस मिलेंगे, उन्हें इंटरेस्ट रेट हैवी मिलेंगे, तो इसलिए दे विल बी कॉल्ड एज एसेट्स ऑफ बैंक। वेर इज बैंक की लाइबिलिटी क्या है, डिपॉजिट्स, बिकॉज डिपॉजिट उनको वापस करने हैं कस्टमर को, कस्टमर कभी भी आके ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एसेट है। अब नॉन परफॉर्मिंग, ठीक है, दे आर नॉन परफॉर्मिंग। ठीक है, ऐसे एसेट जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ऐसे एसेट जो उनको इंटरेस्ट रेट नहीं दे पा रहे हैं, मतलब सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट रेट नहीं आ रहा है, मतलब लोन ही वापस नहीं आ रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और अगर ये एनपीए, मतलब आप कह सकते हैं कोई भी एसेट 30 दिन तक बैंक को अगर उसका प्रिंसिपल या इंटरेस्ट रेट ना दे, सो देन दैट विल बी कॉल्ड एज एनपीए, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। फिर से एक बार समझो, ऐसे लोन्स या ऐसे एसेट्स बैंक के जिनसे बैंक को 90 दिनों तक ना ही प्रिंसिपल अमाउंट मिले, ना ही प्रिंसिपल अमाउंट मिले और ना ही इंटरेस्ट रेट मिले, देन दैट विल बी कॉल्ड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बैंक से 10,000 रुपये लोन लिया, मैंने 3 महीने तक अच्छा लोन चुकाया, इसके बाद लॉकडाउन आ गया, भाई पैसे ही नहीं थे जेब में, अब 3 महीने तक लोन नहीं दिया। ठीक है, मान लो मैंने 3,000 रुपये चुकता कर लिए थे, मैंने 3,000 रुपये चुकता कर दिए थे, तो बचे थे 7,000। ठीक है, अब इसमें कुछ इंटरेस्ट रेट मान लो 1,000 रुपये के हिसाब से, जो कि पहले कट जाता है, लेकिन हम अपने केस में थोड़ा आइडल वे में लेके चलते हैं कि 8,000 रुपये है। ठीक है, 8,000 रुपये मेरे पास लोन है, तो अब ना तो मैंने इनको 3 महीने तक इनका इंटरेस्ट रेट दिया है, ना ही मैंने इनको 3 महीने तक इनका प्रिंसिपल अमाउंट दिया है। ठीक है, तो देन दैट विल बी कॉल्ड एज एनपीए। ठीक है, देन दैट विल बी कॉल्ड एज एनपीए। 90 दिन का टाइम रखना। ठीक है, देयर इज नो रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट फॉर 90 डेज, देन इट विल बी कॉल्ड एज एनपीए, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब देखो ये जो एनपीए होता है वो 3 टाइप का होता है। ठीक है, एनपीए जो होता है 3 पार्ट में हम उसे कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर एनपीए को 90 दिन मतलब 3 महीने से लेके 3 मंथ से लेके 12 मंथ तक नहीं दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट। अगर एनपीए को 3 मंथ से लेके 12 मंथ तक नहीं दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट। देखो यहाँ पर लिखा है सब स्टैंडर्ड एसेट। ठीक है, अगर उस लोन को हम 12 महीने से 3 साल के बीच में भी नहीं देते हैं, उसको हम बोलेंगे डाउट एसेट, उसको हम बोलेंगे डाउट एसेट। और अगर उसको हम 3 साल से भी ज़्यादा ना दें, उसको हम बोलेंगे लॉस एसेट्स। ये नंबर्स यहाँ पर याद हैं, याद करने की पूरी पूरी कोशिश करना।
सब स्टैंडर्ड ये डाउट एसेट का मतलब समझो ना कि एक बार आपको पहले भी लगा कि 90 दिन का तो एनपीए बन गया भाई, कि भैया ये एसेट अब परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद 90 दिन से 12 महीने में ये सब स्टैंडर्ड हो गया, मतलब हमें उम्मीद हो गई कि भैया इसके आने के चांस लगभग कुछ 25%, मतलब 75% बस है, 25% नहीं है। अब यहाँ पर डाउट एसेट मतलब 50-50 का चांस हो गया कि भैया आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। और यहाँ पर आप कह सकते हैं 100% जा चुका है कि नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ऐसा भी बैंक के साथ होता है ना, तो देन दैट विल बी कॉल्ड एज लॉस एसेट्स। यहाँ पर फिगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनपीए में 90 डेज का, ठीक है। यहाँ पर आपका 3 महीने से 12 महीने तक, 12 महीने से 3 साल तक, और मोर देन 3 ईयर्स। सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउट एसेट एंड फाइनली लॉस एसेट। समझ गए ना, ठीक है। चलो, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि भाई मतलब अगर मैं बात करूं कि जैसे फॉर एग्जांपल डेट मेरी 1 जनवरी को एक इंस्टॉलमेंट देने की थी, 1 जनवरी 2021 को, लेकिन मैंने उस महीने नहीं दिया, तो डाउट तो उसी टाइम से पैदा हो जाता है ना कि भाई अब लोन आगे आएगा कि नहीं आएगा। तो ये गवर्नमेंट और जो बैंक से 90 दिन के लिए क्यों रुक रही है, और अगर 90 दिन के लिए नहीं रुक रही तो उसके बीच में जो 1 से 90 दिन का है उस बीच में क्या करती है बैंक्स, मतलब उस टाइम पे भी कुछ होता है, मतलब लॉस एसेट या सब स्टैंडर्ड एसेट या ऐसा कुछ टाइप की टर्म्स एंड ऑल, यस होती है, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट, SMA शॉर्ट में बोलते हैं। मैंने आपको पिछली बार NBFC में बताया था कि उन NBFCs को RBI या बैंक्स लोन देंगी जो लोग SMA 1 और SMA 2 की कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं, मतलब ऐसी कैटेगरीज आपको देखने को मिलेगी। अगर वो लोग SMA 1 और SMA 2 की कैटेगरी में आते हैं तो उनको लोन नहीं दिए जाएंगे। इस टाइप के कुछ प्रोविजन मैंने आपको बताए थे, आप वीडियो रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने SMA की बात की थी, स्पेशल मेंशन अकाउंट, तो वो पढ़ने वाले हैं। देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे 30 दिनों के लिए लोन नहीं आया, ठीक है, मैंने पहले महीने के लिए जो लोन नहीं आया उसको बोलते हैं SMA 0, ठीक है। अगर जो लोन है 60 दिनों तक के लिए नहीं आया उसको बोलेंगे SMA 1। अगर लोन 90 दिनों तक नहीं आया तो देन दैट विल बी कॉल्ड एज SMA 2। और जैसे ही 98 डे होगा देन इट विल बी टर्म्ड एज, व्हाट विल बी टर्म्ड एज, इट विल बी टर्म्ड एज NPA, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और अगर ये 90 दिनों से लेके 1 साल तक चला, मतलब 12 महीने, ठीक है, तो देन इट विल बी कॉल्ड एज सब स्टैंडर्ड एसेट। और अगर 1 साल से लेके 3 साल तक चला देन दैट विल बी कॉल्ड एज डाउटफुल एसेट। अगर वो 3 साल से भी ऊपर चला देन दैट विल बी कॉल्ड एज लॉस एसेट, ठीक है। कैटेगराइजेशन समझ में आई, PCS में पूछी जाएगी। और जब आप चीज़ों को पढ़ेंगे ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल आप न्यूज़ में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे कि इस टाइम पे बैंक्स के SMA इतने बढ़ गए हैं, डाउट एसेट इतना हो गया है, आप न्यूज़पेपर में काफ़ी ये टर्म्स को सुनेंगे, तो आपको वहाँ पर समझने में हेल्प मिलेगी। बेसिक्स पकड़ के चलने पड़ते हैं भाई, चीज़ें रटनी पड़ती हैं लेकिन बेसिक्स पकड़ने पड़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक टर्म आपने और सुनी होगी जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस्ड एसेट। क्या बोलते हैं? स्ट्रेस्ड एसेट्स। तो ये स्ट्रेस्ड एसेट्स क्या होती है? देखो, आप स्ट्रेस से समझ रहे हो ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके टाइम पे एग्जाम आता है, अब कल मान लो प्रीलिम्स है, आपको पता है आप फेल नहीं हुए हो, ठीक है, आपको पता है आप फेल नहीं हुए, बल्कि टॉपर को भी ये सेम रहता है, उसको भी पता है वो फेल नहीं हुआ है, बट फिर भी स्ट्रेस रहता है कि भाई पॉलिटी भी करना है, ज्योग्राफी भी करना है, इसका भी रिवीजन करना है, इकोनॉमी का भी रिवीजन करना है, इन्वायरमेंट का भी रिवीजन करना है, सबका रिवीजन करना है, और बहुत सारी चीज़ है, फिर कैसे एग्जाम हैंडल होगा, मतलब एक तरीके से स्ट्रेस है, ठीक है, स्ट्रेस है आपके अंदर। लेकिन जो आप फेल नहीं हुए, आप फेल नहीं हुए, ठीक है। तब देखो, अब वैसे ही बैंक में भी कुछ स्ट्रेस्ड एसेट नाम की चीज़ होती है। एसेट समझ गए ना, जो बैंक ने लोन्स दिए हैं वो एसेट्स हैं यहाँ पर, स्ट्रेस्ड लोन्स, आप इजी में समझ सकते हो, इजी लैंग्वेज में। तो स्ट्रेस्ड एसेट कौन कौन से होंगे? वो जो कि एनपीएज हैं, ठीक है। एनपीए भले चलेगा, मतलब भले पैसा वापस नहीं आ रहा, लेकिन उम्मीद है आने की, यहाँ पर भी आपको उम्मीद है कि आप पास हो जाएंगे, डोंट वरी, लेकिन उम्मीद है, जहाँ समझ रहे हो, जहाँ पर उम्मीद रहती है वो स्ट्रेस्ड एसेट में आएंगे, ठीक है। एक हो गया एनपीए, एनपीए में उम्मीद है, ठीक है, भले वो 100% लॉस ऐसे हो गया, लेकिन चांस तो है ना भाई, हो सकता है कि किसी दिन माल्या साहब वापस आ जाए, चांस है कि नहीं, बता भी बताओ। हाँ, माल्या साहब वापस आ सकते हैं, चांस है, ठीक है, इसलिए स्ट्रेस्ड एसेट। इसके बाद आ जाएगा रीस्ट्रक्चर्ड लोन। देखो, रीस्ट्रक्चर्ड लोन आगे भी बताऊंगा आपको, रीस्ट्रक्चर्ड लोन क्या होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोविड की सिचुएशन है, ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि वर्कर्स काम करने नहीं आए, तो फैक्ट्री नहीं चली, तो फैक्ट्री ने कुछ लोन लिया होगा, तो अब सिंपल सी बात है भाई, जब मेरा सामान बिका ही नहीं तो मैं आपको पैसा कैसे चुकाऊंगा? नहीं चुका सकता ना, पैसे ही नहीं है मेरे पास चुकाने को। तो क्या किया जाएगा? अब बोला जाएगा कि भाई कोविड सिचुएशन बहुत बड़ी सिचुएशन थी, आप सबके जो भी लोन्स हैं बैंक्स रीस्ट्रक्चर करने वाली है। रीस्ट्रक्चर मतलब उसको दोबारा तरीके से स्ट्रक्चर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो जो 3 मंथ थे जो लॉकडाउन के, जो हमारा मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, यहाँ पर मान लो इंटरेस्ट रेट सबको, मान लो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर रुपीज़ लेते हैं, मान लो 300 रुपये,
300 रुपये देने थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर 900 रुपये का ड्यू हो गया ऊपर से, ठीक है। ऊपर से ये एनपीए कैटेगरी में भी आ गया बिकॉज 3 महीने भी पूरे हो चुके हैं, लेकिन आप 1 रुपये भी नहीं दे पाए। तो अब बैंक्स बोल रही कि ठीक है, हम समझते हैं वो दैट वाज एन सिचुएशन, तो हम इसको अब रीस्ट्रक्चर कर देंगे। मतलब कि आपका मान लो सिर्फ 900 रुपये का ही लोन बचा था, नहीं 900 रुपये नहीं, थोड़ा और बढ़ा देते, मान लो इसके बाद भी कुछ 1000 रुपये का लोन था, तो आपके पास लोन हो गया 1900। तो आप इसको क्या करो, इसमें हमारा इंटरेस्ट रेट मिला लो, बिकॉज 3 महीने तक हमें भी लॉस हुआ, लेकिन बैंक तो चले हैं, तो आप इसमें +100 कर लो और 2000 कर दो उसको, ठीक है। आप क्या कर दो, 2000 कर दो। अब जैसे ये 2000 हो जाएगा, यहाँ ऊपर देखना पेन के पास, ठीक है। जैसे 2000 हो जाएगा, अब इसको लोग दोबारा रीस्ट्रक्चर कर देंगे, बोलेंगे कि भाई पहले आपकी इंस्टॉलमेंट 300 की थी ना, अब इसको आप 250 कर दो, 250 कर दो, 250 कर दो। समझ रहे हो, मतलब एक तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिससे बैंक का भी फायदा हो और जो कंपनीज हैं जिनको लॉस हुआ उनका भी फायदा हो। देखो यहाँ पर पहले 300 रुपये का लोन जाता था, अब 250 का जा रहा है, तो फायदा हो रहा है ना, फायदा तो हो रहा है, ठीक है। ऊपर से बैंक को भी यहाँ पर इंटरेस्ट रेट थोड़ा बहुत बढ़ा दिया गया, बिकॉज बैंक ने भी 3 महीने अपने आप को संभाल के रखा, तो सिंपल सी बात है भाई, थोड़ा बहुत तो चीज़ें बनती हैं। तो देन दैट विल बी कॉल्ड एज रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स, ठीक है। अब तीसरी चीज़ आती है, कौन सी तीसरी चीज़ आती है, रिटर्न ऑफ एसेट्स, ठीक है। रिटर्न ऑफ एसेट्स, देखो क्या होता है कि जब भी एनपीए चीज़ होती है ना, एनपीए वाली चीज़ आती है, आपको सेकंड यहाँ पर एक चीज़ समझानी पड़ेगी, पहले प्रोविजनिंग समझ लो, उसके बाद इसको बताता हूँ, ठीक है। देखो जब भी कोई भी एनपीए आता है, एसएमए में कुछ नहीं, ठीक है, एसएमए भूल जाओ, एसएमए 90 दिन के पहले का था, हमारे लिए एनपीए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि 90+ डेज पे आता है। अब देखना जैसे ही एनपीए लग जाता है, ठीक है, जैसे ही एनपीए लग जाता है मतलब 90 दिन का, तो उसमें क्या होता है ना, बैंक्स को रिक्वायरमेंट रहती है कि भाई जैसे ही आपका एनपीए लग गया तो आपको अपने प्रॉफिट में से, अपने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट, अपने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट एक तरीके के खाते में जमा करना पड़ेगा कि जो कस्टमर का पैसा है वो ना डूबे। आप समझने की कोशिश कीजिए, कस्टमर्स ने 100 रुपये दिए थे बैंक्स को, उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था कि भैया बैंक तो हमें इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं तो 4 रुपये में ला के 104 देंगे, लेकिन ये बैंक्स कैसे देंगे जब ये लोग लोन में घुमाएंगे 100 रुपये, और ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पर इनको 108 रुपये मिलेगा तो हम कस्टमर को 104 रुपये वापस कर देंगे, डिपॉजिटर को 104 रुपये वापस कर देंगे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने गलती कर दी, यहाँ पर उन्होंने लोन दे दिया हमारे माल्या साहब को। अब माल्या साहब ने शुरू के मान लो 90 दिन में लोन नहीं दिया, ठीक है, लेकिन हो सकता है कस्टमर अपने 100 रुपये में से कुछ निकालना चालू करे, लेकिन आपने तो भैया 100 रुपये फंसा दिए ना यहाँ, तो ये गलती किसकी थी, बैंक की गलती थी। आपने भैया उसकी क्रेडिट हिस्ट्री क्यों नहीं देखी, आपने उसकी क्रेडिट हिस्ट्री क्यों नहीं देखी, आप जानते हैं माल्या साहब कैसे हैं, बट फिर भी आपने उनको लोन दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब रूल बनता है, जैसे ही आपका सब स्टैंडर्ड एसेट हो गया, सब स्टैंडर्ड मतलब 90 दिन से लेके 3 महीने तक, ठीक है, 90 दिन से 3 महीने तक अगर ये आपका क्लेम फंस गया, तो अगर जितना भी, अगर किसी का सिक्योर लोन है, मतलब आपने किसी को सिक्योरिटी पे लोन दिया, कोलेटरल पे लोन दिया, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने अपना सोना गिरवी रखा है, किसी कॉमन मैन ने, ठीक है, उसने मान लो 100 रुपये का सोना गिरवी रखा है और उसने आपको और आपने इसको मान लो फॉर एग्जांपल के लिए आपने 100 रुपये का लोन पहना दिया है, ठीक है, तो आपको उससे दैट इज 100 रुपये का लोन वापस नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको पता चल गया कि ये 100 रुपये का लोन वापस नहीं आ रहा है, तो अगर वो सोने वाला लोन है, सोना मतलब गोल्ड वाला लोन है, ठीक है, गोल्ड वाला लोन है मतलब सिक्योर लोन है, तो उसके लिए आपको अपने प्रॉफिट में से 15% निकाल के रखना पड़ेगा 100 रुपये का, मतलब आपको 100 रुपये में से 15 रुपये एक बैंक में यहाँ पर डाल के रखूँगा। वहीं एक और दूसरी तरफ एक और खाता बनेगा जो कि माल्या साहब का होगा, ठीक है, ये कॉमन मैन का था और ये माल्या साहब का है, ठीक है, लेकिन माल्या साहब के लिए क्योंकि उनका लोन नॉन सिक्योर है, मतलब उन्होंने कोई सिक्योरिटी नहीं दी और उसके बिना लोन लिया है, तो इसलिए उनके लिए आपको जो 100 रुपये दिए थे उसमें आपको 25 रुपये निकालने पड़ेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, सब स्टैंडर्ड एसेट हो गया। अब मान लो और लोन नहीं आया, अब मान लो डाउटफुल एसेट हो गया, मतलब 1 साल से ऊपर हो गया, यहाँ पर 1 साल होगा, सॉरी, ठीक है, 90 दिन से 1 साल, तो आपका मान लो 1 साल हो गया। अब यहाँ पर फिर से एक कॉमन वाला अकाउंट है और ये माल्या साहब वाला अकाउंट है, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, इसमें रूल लिखा है कि भैया 100 रुपये का आपको 100 का 40% रखना पड़ेगा, तो अब यहाँ पर आप 40 रुपये रखोगे सिक्योर में और नॉन सिक्योर में भी आप रखोगे 40। देयर इज अ मिस्टेक हियर, ओके सॉरी, पर 40 नहीं होगा, यहाँ पर 25% होगा, आप करेक्ट कर लीजिएगा इसको, यहाँ पर 25% होगा नॉट 40, ठीक है, लगता है टाइपिंग मिस्टेक होगी मुझसे। सो क्या पर यहाँ पर हमने क्या होता है कि अब यहाँ पर इनको कॉमन मैन के लिए रखना पड़ेगा 25 रुपये और माल्या साहब के लिए रखना पड़ेगा 40 रुपये। अब मान लो वो लोन और वापस नहीं आया, अब वो बन गया है डाउटफुल एसेट, ठीक है, डाउटफुल एसेट बन गया, डाउटफुल हो गया था ना, लॉस एसेट बन गया वो। देखो यहाँ पर थोड़ा जगह खत्म हो गई, यहाँ पर लिख लेते हैं, देखो ये हो गया, ये हो गया कॉमन मैन वाला और ये हो गया माल्या साहब वाला। तो अब आपने दोनों के लिए जब जैसे ही वो लॉस एसेट हो जाए ना, दोनों के लिए 100 रुपये रख लेना है,
दोनों के लिए 100 रुपये रख लेना। अब देखो कॉमन वैल्यू में फ़ायदा ये होता है बैंक को कि बैंक के पास तो सिक्योरिटी है, गोल्ड है, तो उसको बेच के पैसा रिकवर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पैसा रिकवर नहीं होता, माल्या साहब वाला पैसा रिकवर नहीं होता, बिकॉज पीछे कोलेटरल में कुछ है ही नहीं। उनके शेयर थे जो कि उनकी कंपनी के शेयर डूब चुके हैं, ठीक है, वो रद्दी के भाव बिक रहे हैं, तो उसको बेच के भी कुछ नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है। लेकिन जो गोल्ड का प्राइस अच्छा हैवी है तो उसको बेच के ये लोग रिकवर कर लेंगे, लेकिन माल्या साहब का लोन वापस नहीं मिलने वाला है, ठीक है। जिसको हम मेंटेन कर रहे थे ना यहाँ पर, जैसे मैंने बताया कि पहले 15% मेंटेन किया, फिर 25%, फिर 25%, 40%, 100%, 100%, तो इस प्रॉफिट को हम प्रोविजन बोलते हैं, ठीक है। और ये बैंक याद रखना अपने प्रॉफिट से निकाल के बनाता है। एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूँ इस कॉन्सेप्ट को, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या हुआ कि आपने देखा कि दोनों डिफॉल्ट कर गए, माल्या साहब, ठीक है, इनके शेयर्स गिरवी रखे गए थे, इनकी शेयर की वैल्यू गिर जाएगी, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर कॉमन मैन थे, उन्होंने गोल्ड गिरवी रखा था। अब इन दोनों ने 100 रुपये का लोन लिया था। अब जैसे ही बैंक को पता चला कि भैया इनका जो लोन है एनपीए हो गया, तो सबसे पहले सब स्टैंडर्ड एसेट होगा। तो जो सिक्योर वाला है, मतलब जो कॉमन मैन है, वो उसके हिस्से में जो बैंक है अपने प्रॉफिट से निकाल के, ठीक है, उनको खुद का प्रॉफिट था उससे 15 रखेंगे। और लेकिन जो हमारे माल्या साहब था उनके पास नॉन सिक्योर था, तो उसमें 25 रुपये रखेंगे। इसके बाद मान लो एनपीए से वो डाउटफुल एसेट हो गया, ठीक है। अब डाउटफुल एसेट में क्या रखा जाएगा कि हमारे जो यहाँ पर इनसे हैं कॉमन मैन से, उनसे सिर्फ 25 रुपये निकाले जाएंगे, मतलब अपने प्रॉफिट से 25 रुपये निकाल के रखोगे। और यहाँ पर आप रखोगे माल्या साहब से 40 रुपये। और फिर इसके बाद तीसरा आएगा, जब ये बिल्कुल आपके तो लुट गए हैं, लॉस एसेट हो गया, दोनों में 100 रखोगे। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों रखा गया, बिकॉज सिंपल सी बात है, वो पैसा कस्टमर का था, आपने गलती की बेकार तरीके से लोन देके, ये आपकी बेकार लैंडिंग प्रैक्टिस थी, और वो कस्टमर क्यों भुगते, ठीक है, इसलिए आप अपने प्रॉफिट से निकाल के दोगे। और जब इन पैसों को एनपीए के सामने जिस प्रॉफिट को अपनी जेब से निकाला जाता है उसको कहा जाता है प्रोविजनिंग, ठीक है, इसको कहा जाता है प्रोविजनिंग। क्या कहा जाता है? प्रोविजनिंग कहा जाता है, ठीक है, इसको भूलना नहीं, प्रोविजनिंग कहा जाता है इसको। अब देखो मैंने आपको बताया था कि अब यहाँ पर तो सार्फेसी एक्ट मैंने आई थिंक आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो भी सिक्योर लोन रहता है, नहीं बताया था क्या? चलो फिर भी बता दूँ हल्का सा शॉर्ट में, आगे तो डिटेल में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। तो जो सार्फेसी एक्ट होता है, नहीं है यार बताया था आई थिंक, कोऑपरेटिव बैंक जब पढ़ाया था मैंने, तो मैंने उसमें बताया था सार्फेसी एक्ट के बारे में, बट नो इशू, फिर से रिवाइज करवा देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सार्फेसी एक्ट में क्या होता है? देखो सार्फेसी एक्ट में मैंने बताया था जितना भी सिक्योर्ड लोन रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड वाला अपने पास यहाँ पर केस था, तो पहले क्या होता था कि सार्फेसी एक्ट आने से पहले कि जो बैंक्स हैं उनको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ी थी। और आप सब जानते हो कि ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उल्लू बना दिया करते कोर्ट को, और वो लोग बेचने नहीं दिया करते थे। लेकिन अब यहाँ पर सार्फेसी के अंदर बैंक्स को पावर मिल गई कि जैसे ही इनका लोन ऐसी कैटेगरी में पहुंच जाए, डाउटफुल एसेट में या लॉस एसेट में, तो आप सीधे उनका सोना उठा के बेच दो, ठीक है, और आपको यहाँ पर गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेनी है। ये बोलता है हमारा सार्फेसी एक्ट। ये अभी भी कोऑपरेटिव बैंक को भी अलाउ किया गया है। ये मैंने करंट आपको बताया था कि वाजपेयी एरा में आया था, ठीक है। सो ऐसी चीज़ होती है। तो अब यहाँ पर इनका ये पैसा तो रिकवर हो जाएगा, ये वाला 100 रुपये कॉमन वाला रिकवर हो जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट माल्या साहब, ठीक है, माल्या साहब ने अपने शेयर गिरवी में रखे थे किंगफिशर के, लेकिन आप जानते हैं किंगफिशर के शेयर तो भैया 50-50 रुपये मिल जाएंगे अगर निकालो तो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन हो चुकी है। तो अब यहाँ पर क्या किया जाएगा? अब यहाँ पर सिंपल सी बात यह है कि बैंक्स ने तो अपना प्रॉफिट फंसा दिया है, ठीक है, बैंक्स ने अपना प्रॉफिट दिया है फंसा। अब सिंपल सी बात है, ऑलरेडी बैंक के पास जोड़ जाड़ के कुछ पैसा आया था, बड़ी मुश्किल से प्रॉफिट बना था, और आपने उस प्रॉफिट को भी कहाँ प्रोविजनिंग में घुसा दिया, और जिससे आपको इंटरेस्ट रेट बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। अब वहाँ से सिर्फ कस्टमर अपना पैसा निकाल रहे हैं। अगर वही पैसा लोन में जाता तो फायदा होता कि नहीं होता, लेकिन आपने फंसा दिया प्रॉफिट। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है रिटर्न ऑफ एसेट, ठीक है, जिसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा आगे। बट यहाँ पर अब रिटर्न ऑफ एसेट को समझिए। इसमें क्या किया जाता है? इसमें दिखा दिया जाता है कि जो माल्या साहब का लोन है वो डूब गया है, ठीक है, वो डूब गया है, मतलब अब वो वापस नहीं आएगा। पहले हमने प्रोविजन इसलिए मेंटेन किया था कि हमें उम्मीद थी वापस आ जाएगी और हम प्रॉफिट को दोबारा अपने कस्टमर को देना चालू कर देंगे, मतलब जो लोन है आगे दे देंगे। लेकिन अब रिटर्न ऑफ एसेट का मतलब ये होता है कि हमने माल्या साहब के लोन को अपनी जो बुक है, ठीक है, अपनी जो बुक है, जो यहाँ पर एसेट लायबिलिटी वाली बुक है, उससे क्लियर कर दिया, बोल दिया कि माल्या साहब का लोन निकल गया है, मतलब वो हमारे हाथ में नहीं आएगा, खाली हो गया, ठीक है, मतलब बैंक डूबने की कंडीशन में आ गया है। अब यहाँ पर रिटर्न ऑफ एसेट का मतलब ये होता है कि लोन को निकाल दिया गया, मतलब अब उनसे वो लोन वसूल नहीं किया जाएगा, उसे एआरसीज को बेच दिया जाएगा, ठीक है, मतलब आपने निकाल दिया, अब जितना उससे पैसा निकल सकता है वो आप रख लो। इससे क्या होता है, जैसे ये जब लोन ना रिटर्न ऑफ की कैटेगरी में जाता है, जैसे मतलब लोन को काट दिया जाता है, मतलब जो बुक होती है उससे अगर जब लोन को काट दिया जाता है तो अब उसके लिए प्रोविजन मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, प्रॉफिट खुल गया तो आप उसको दोबारा लोन पे दे पाओगे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। इसलिए रिटर्न ऑफ एसेट के ऊपर आरबीआई बहुत फोकस करती है कि भैया अगर आपका कोई भी लोन है, अगर वो इस कैटेगरी में आ गया, डाउटफुल एसेट में, आपको पता चल चुका है वापस नहीं आएगा, माल्या साहब के लोन है, तो आपको रिटर्न ऑफ कर दो। लेकिन जो बैंक्स है ना प्रेफर नहीं करते हैं, बिकॉज अगर बैंक्स जो प्रेफर करेंगे तो मतलब बैंक्स को लॉस हुआ है।
जब बैंक्स को लॉस हुआ तो उसके शेयर्स गिरेंगे, और शेयर गिरेंगे तो उनके शेयर होल्डर को पैसे नहीं मिलेंगे, तो मतलब एक तरीके से बैंक फेल कर जाएगा, बैंक जो है वो फेल कर जाएगा। तो वैसी कैटेगरी बैंक नहीं चाहते, लेकिन आरबीआई चाहता है, बिकॉज आरबीआई का ये कि भैया लोन आप देते रहो। लेकिन बैंक्स ने गलती कर दी, ऊपर से बैंक की जो ये गलती हुई है ये दिखाई देगा कि बैंक्स की बेकार लैंडिंग प्रैक्टिस थी। तब उसमें क्या होगा, उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि उनके ऊपर कार्रवाई बैठ जाएगी, तो इसलिए बैंक प्रेफर नहीं करते। एक तो ये कि उनका लॉस दिखाई देगा, लॉस दिखाई देगा तो पूरे बैंक की बेइज्जती होगी, शेयर गिरेगा, एवरीथिंग होगा। और दूसरा ये कि डिपार्टमेंट इंक्वायरी बढ़ जाएगी। लेकिन आरबीआई हमेशा प्रेफर करता है भैया आप रिटर्न ऑफ एसेट कर दो, जैसे कि आप अपना प्रॉफिट छुड़वा लो, और जो प्रॉफिट छूटेगा उससे क्या होगा, आप लोन दे पाओगे, उससे इकोनॉमी बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो आप समझ आए स्ट्रेस एसेट क्या होता है। स्ट्रेस एसेट मतलब कि एक तरीके से उसका स्ट्रेस है, हमें समझ रहे हो ना, पूरी तरीके से गया नहीं है। मतलब आपने देखा एनपीए चांसेस हैं भाई, मान लिया, सब आप बताएंगे। रिस्ट्रक्चर्ड लोन, इसमें तो भैया सिर्फ हमने रिस्ट्रक्चर किया लेकिन स्ट्रेस बढ़ गया है। सेम रिटर्न ऑफ एसेट में भी है। ठीक है, हमने एआरसीज को बेच दिया, मैंने एआरसीज का कॉन्सेप्ट बताया था कि एआरसीज को हम डिस्काउंटेड प्राइस पे बेचते हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि फॉर एग्जांपल 1,00,000 करोड़ का लोन है, हमने दो का एग्जांपल दिया था। तो आपको एआरसी ने 1 लाख दे दिया और बोल दिया कि भाई अगर आप यहाँ से 2 लाख का हमने 3 लाख वसूल कर लिया, या 2 लाख ही वसूल किया, या मान लो 50,000 भी वसूल कर लिया, वो सब हमारा प्रॉफिट, लेकिन हमने आपको 1 लाख टरका दिया। तो एक तरीके से स्ट्रेस हो गया ना कि भैया हमारा तो 2 लाख का था, मिला सिर्फ 1 लाख, तो उसको स्ट्रेस एसेट बोलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक यू आर क्लियर विथ एवरीथिंग। ठीक है, अब अगली स्लाइड से, और ये आप कह सकते हैं अगले लेक्चर से, वी विल बिगिन विद द कॉजेज ऑफ हाई एनपीए, मतलब हाई एनपीएस क्यों होते हैं। ठीक है, और उसके बाद इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं इकोनॉमी में, एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस। तो आज का कुछ इंट्रोडक्टरी लेक्चर था आपके लिए एनपीए का, जिसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।